नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कवि आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग के भाग नंबर 2 की सप्रसंग व्याख्या के साथ उपस्थित हुए हैं। चलो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंक भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। इसके आप शब्दार्थ देख ले थोड़े से। कपास वैसे तो रुई होती है, तो रुई जिस प्रकार से कोमल और नरम होती है, उसी प्रकार से जो बालक होते हैं उनको भी कपास की तरह कोमल और नरम बताया गया है, तो उपमित किया गया है, तो उपमा अलंकार है। बेसुद्ध का मतलब होता है बिना शुद्ध के, अर्थात मस्त मौला होना, बिल्कुल मस्त होना, बिना किसी टेंशन के होना। मृदंग का मतलब होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, जैसे कि ढोल। डाल जानते हो आप, शाखा। लचीला वेग यानी कि लचीली गति, मतलब बिल्कुल धीमी गति। अक्सर का मतलब होता है प्राय, और रोमांचित यानी कि प्रसन्नचित, है ना, प्रसन्नचित या पुलकित। और महज का मतलब होता है केवल या सिर्फ। आगे देखिए आप लोग, सप्रसंग, जैसा पहले भी बताया गया था कि सप्रसंग जो व्याख्या होती है उसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा हैं। जैसा कि संपूर्ण जितने भी पद्यांश बनते हैं इस कविता में, वह वैसे के वैसे एक ही प्रसंग उनका आ जाएगा। तो इसको आप संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हो, जैसा पहले भी बताया गया था आपको। इसको आप संदर्भ के रूप में अगर अलग अलग रूप में लिखते हो तो इसको आप संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हो। इस वाले को संदर्भ के रूप में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये वाला, इसको आप प्रसंग के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप दोनों को अगर शामिल लिखना चाहो तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा सप्रसंग। ठीक है, आपको सप्रसंग लिखना पड़ेगा। तो बात करते हैं इसकी। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों और बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। तो जैसा कि ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है, बच्चों का वर्णन किया गया है इन्होंने, इनके द्वारा। तो सप्रसंग जो है सभी भागों में एक ही आ सकता है। आगे देखिए आप लोग, देखें व्याख्या में ध्यान दें। व्याख्या, कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है और वे ऐसे लगते हैं मानो वे जन्म से ही, कि वह जन्म से ही किसकी तरह हो, कपास की तरह कोमल और नरम हो। जिस प्रकार से रुई होती है उसकी तरह कोमल और नरम हो। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए, उनकी
जो नरम भाव है, उनका जो कोमलता है, उनका लचीलापन है, उसको स्पर्श करने के लिए जो धरती है वो भी उसको स्पर्श करने के लिए लालायित रहती है, आकर्षित हो जाती है उन बच्चों की तरफ। और वो क्या करती है धरती, वो धरती जो है वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं, मतलब वो पतंग उड़ाते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की जो छतें कठोर होती है तो वो छतें कठोर भी नहीं लगती है और उनके पैरों से छतें भी क्या हो जाती है, नरम हो जाती है। बालमन जो चेष्टाएं हैं उनको कोमल बताया गया है, तो कठोर छतें भी उनके पैर पड़ते हैं नरम हो जाती है। उनके पैरों की आवाज से सारी दिशाओं में ढोल जैसा मीठा स्वर उत्पन्न हो जाता है। जैसे जैसे वो जो है छतों पे चढ़ करके पतंग उड़ाया करते हैं तो उनके पैरों की ध्वनि से जो है ढोल की तरह, जब वो उछलते कूदते हैं तो ढोल की तरह की आवाज निकलने लग जाती है। और वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर, वे पतंग उड़ाते हुए जो है झूलने की तरह आगे पीछे आते जाते रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पतंग उड़ाया जाता है तो कभी इस कोने से कभी उस कोने से, तो वह झूलने के समान आगे पीछे आते जाते रहते हैं। और उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। जिस प्रकार से एक डाली में जो है लचीलापन होता है, उसी प्रकार से उनका शरीर भी एक डाली की तरह बताया जिसमें लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, मतलब जो लास्ट जो कोना होता है वहां तक आ जाते हैं जहाँ पर उनको जो है गिरने की कंडीशन हो जाती है। यहाँ उन्हें कोई बचाने के लिए नहीं आता, कोई नहीं होता बचाने के लिए, लेकिन उनका उस समय अगर वह उस किनारे से गिरने वाले भी होते हैं तो उनके शरीर का जो रोमांच होता है, उनके शरीर का पतंग उड़ाने का जो उत्साह होता है, वही उन्हें बचा लेता है। और वे खेल के रोमांच के सहारे, खेल के उत्साह के सहारे खतरनाक जगहों पर भी क्या कर लेते हैं, खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं, मतलब उन कोनों तक पहुंच जाते हैं जहां से वे गिरने वाले होते हैं। लेकिन रोमांच, उनका जो उत्साह है वह उनको बचा लेता है। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे रहता है, कि सिर्फ और सिर्फ पतंग की डोर के सहारे उनका ध्यान रहता है। उसकी उड़ान, पतंग की उड़ान और उसकी ऊंचाई पर ही उनका सारा ध्यान केंद्रित रहता है। और ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम रखा है। और ऐसा लगता है मानो कि जो पतंग की जो ऊंचाइयां हैं वही उनका सब कुछ हो और डोर के सहारे उनको थाम लिया है। तो ये बात बताइए। और विशेष की बात करें तो इस पद्यांश की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य और प्रभावशाली है। ये पंक्ति आप सभी में लिख सकते हैं। उपमा, अनुप्रास, रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार का स्वाभाविक चित्रण किया गया है ना। कवि ने बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। आप विशेष में एक पाठ की जितने भी विशेष बनते हैं उनमें लगभग सेम लाइन से लिख सकते हो। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति है, खड़ी बोली हिंदी। उसके अलावा कौन सी शब्दावली, मिश्रित शब्दावली, सभी प्रकार के शब्द इसमें यूज हुए, तत्सम तद्भव, हाँ, तो सभी प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट व्याख्या हो जाती है चैप्टर नंबर 2 की भाग नंबर 2 कि आपकी सप्रसंग व्याख्या हो जाती है। आप इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि सभी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो जाएं। और लाइक जरूर करें। आपको सभी प्रकार की जो है हिंदी नहीं, अंग्रेजी में भी या अदर सब्जेक्ट में भी जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक तैयारी करवाई जाएगी। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समय पर करवाए जाएंगे परीक्षा से पहले तक। थैंक यू।